हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पूजा नारंग्स फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं सीटेट की लेवल 2 सब्जेक्ट साइंस की तैयारी। तो चलिए बढ़ते हैं आज आगे लेक्चर नंबर 4 की तरफ। जो टॉपिक इस पर हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 में वो है मोशन। इससे पहले हम लाइट टॉपिक खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। लाइट टॉपिक हमारा खत्म हो गया है, मोशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। और मोशन 6 7 में आता है, और इसके साथ मोशन एक छोटा सा टॉपिक है। तो हम एक ही लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे बहुत ही इजीली। ओके, चलिए। जो मोशन चैप्टर है उसका कंटेंट है मेजरमेंट, मोशन एंड रेस्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ये वो सब टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मींस इस चैप्टर का क्या है, कंटेंट है। चलिए, पहला जो टॉपिक है मेजरमेंट। देखिए, जो 6 7 की बुक्स हैं उसमें मोशन में मेजरमेंट का कंसेप्ट भी दिया गया है। इसीलिए हम क्या करेंगे, मेजरमेंट को इसके साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि मेजरमेंट क्या है। देखिए, दो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है, एक ये और एक ये। सेम है ये दोनों डेफिनेशन। मेजरमेंट क्या होता है, असाइनिंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू अ फिजिकल क्वांटिटी। मान लेते हैं आप दिल्ली जा रहे हो। ओके, तो आप दिल्ली जब जाते हो तो आपको कोई पूछे आप कितना चल के आए हो, तो कितना चल के आए हो, पहले ही से एक नाम दिया गया इस क्वांटिटी को, डिस्टेंस, कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब हमने क्या किया, उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की कि हमने 200 किलोमीटर ट्रेवल किया या हमने 250 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो हमने क्वांटिटी को क्या किया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेजरमेंट। मीन्स किसी चीज को मेजर करना, नापना। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल किया तो कितना किया, वेट है तो कितना है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, लाइक इसमें होता क्या है, हाउ डू वी मेजर। इट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द प्रॉपर्टी बीइंग मेजर्ड टू अ रेफरेंस और स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन इट्स मैग्नीट्यूड। इसमें हम क्या करते हैं, जो क्वांटिटी हमने मेजर करनी है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं ये स्क्रीन है, मान लेते हैं कि ये है स्क्रीन एक्चुअली। तो मुझे ये जानना है कि इस स्क्रीन की लेंथ कितनी है। मीन्स ये जो लेंथ है ए से बी पॉइंट तक, ये कितनी है। तो मैं क्या करूंगी, क्या मुझे इसको अपने हैंड से कर लेना चाहिए, एक फिंगर, दो फिंगर, तीन फिंगर? नो। तो मुझे अगर इसको नापना है सबसे पहले, तो इसको नापने की, इसकी लेंथ को मेजर करने की प्रोसेस को हम कह रहे हैं मेजरमेंट। तो मैं क्या करूंगी, एक स्केल लाऊंगी, यहाँ तक एक स्केल लिया। लाइक मान लेते हैं वो 15 सेंटीमीटर यहाँ तक आया। ठीक है, उसके बाद 15 सेंटीमीटर यहाँ तक आया, फिर 15 सेंटीमीटर यहाँ तक आया। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 15 + 15 + 15 = 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया है, कंपेयर किया है एक स्केल से। और इसकी लेंथ अगर स्केल की लेंथ की फॉर्म में देखें तो दैट इज इक्वल टू 3 स्केल्स। और अगर सेंटीमीटर से कंपेयर करें तो 45 सेंटीमीटर। ओके, अगर मीटर से कंपेयर करूं तो हो सकता है 1/3 ऑफ अ मीटर आ जाए। क्लियर। चलिए, इसके बाद अगर सिंपल टर्म्स में बोलूं, फिर से वही सेम डेफिनेशन है ये। मेजरमेंट इज एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द साइज, अमाउंट और एक्सटेंट ऑफ समथिंग यूजिंग नंबर्स एंड यूनिट्स। मींस किसी भी चीज का, किसी ऑब्जेक्ट का साइज, अमाउंट या क्वांटिटी पता लगाने को यूजिंग नंबर्स एंड यूनिट्स। लाइक आपका वेट कितना है, मैंने कहा 50 किलोग्राम, नंबर एंड यूनिट, तो इसको क्या कहते हैं, मेजरमेंट। इसमें हम क्या कहते हैं, क्वांटिफाई करते हैं। मीन्स क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है कि मेजरमेंट क्या होता है। वो सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि किसी भी क्वांटिटी को दूसरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करना और फिर उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करना, क्या कहते हैं, हम उसको मेजरमेंट कह देते हैं। ठीक है, आप ये डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं अपने लिए, जिससे आपको रिवीजन करने में मुश्किल ना आए।
तो अभी 1.5 मंथ बाकी है, तो मेरा सजेशन यही है कि आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो हमारा जो टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ और मेजरमेंट ऑफ टाइम रहेगा। ठीक, ये बहुत ही इजी टॉपिक है जो आपने पहले भी किए हुए हैं, हमारी डेली लाइफ का ये पार्ट है। लाइन की लेंथ हम जनरली मेजर करते रहते हैं, कपड़े की लेंथ हम मेजर करते रहते हैं। ठीक है, तो पुराने टाइम में हम लेंथ को कैसे मेजर करते थे? सबसे पहले लेंथ ऑफ अ फुट, कि एक पैर की लंबाई कितनी है, एक फिंगर की विड्थ कितनी है, एक स्टेप का डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया, तो उसकी फॉर्म में हम क्या करते थे? लेंथ को मेजर करते थे। और उसके सिवाय था एक क्यूबिट। क्यूबिट का यूज कब होता था? एंशियंट इजिप्ट में। ठीक है, और क्यूबिट होता क्या है? लेंथ फ्रॉम एल्बो टू द फिंगर टिप्स। ओके, इसके सिवाय एक ऑल्सो क्या था? फुट का यूज किया गया था, फुट की लेंथ को। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ड, लेंथ ऑफ फुट जो है बहुत स्लाइटली वेरी करती है फ्रॉम रीजन टू रीजन। ओके, और इसी तरह से यार्ड ऑफ क्लॉथ कैसे नापा जाता था? बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म। मीन्स हम क्या करते हैं? कपड़ा लेते हैं और कपड़े को ऐसे खोल लेते हैं, एक कोना चिन पे लगाते हैं और दूसरा हमारे हैंड में होता है, और हम अपने हैंड को पूरी तरह से ओपन कर लेते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं कि ये 1 यार्ड ऑफ द क्लॉथ है। तो इस केस में क्या होता है? देखिए, अगर हम बात करें इस केस में, तो जो फुट की लेंथ है, जो क्यूबिट की लेंथ है, क्यूबिट एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जो आपको याद रखनी है। जो क्यूबिट की लेंथ है, जो फुट की लेंथ है, स्टेप की लेंथ है, ये जो लेंथ है मेजर करेंगी पर्सन टू पर्सन, एरिया टू एरिया। ठीक है, किसी की पैर की लेंथ कितनी होगी, किसी के पैर की लेंथ कितनी होगी, तो इस वजह से यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाती थी। ठीक, तो फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ने क्या डिसाइड किया कि हम सब पूरे वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाएंगे। तो इसीलिए एक्सेप्ट किया गया एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसको बोला गया स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स किया गया, इन्वेंट किया गया। ठीक है, और इसको क्या बोला गया? एसआई यूनिट्स। एक सेट बनाया गया स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट का, और इसको बोला गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मीनिंग क्या है? ये सारे वर्ड में इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। ओके, अब हम जो मेजर कर रहे थे, जो क्वांटिटी हम जिसकी बात कर रहे थे, उसका नाम है लेंथ। तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? मींस इंटरनेशनल यूनिट क्या है? दैट इज मीटर। ओके, अब बात करते हैं कि कुछ बड़े यूनिट भी होते हैं, कुछ छोटे यूनिट भी होते हैं। जैसे रोड की अगर हमें लेंथ मेजर करनी हो तो मीटर्स में नहीं कर सकते है ना, सड़क को नापना। ठीक, या फिर रेल के जो पाथ हैं उनको नापना। तो इसलिए एक बड़ा यूनिट किया गया जिसका नाम था किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर वॉज इक्वल टू 1000 मीटर। फिर एक छोटा यूनिट है जो कि मीडियम साइज है, एक तरह से, जो कि लाइक स्टैंडर्ड यूनिट है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसके बाद आया सेंटीमीटर। अब अगर हमें स्केल की लेंथ नापनी है, नोटबुक की लेंथ नापनी है, पेन की लेंथ नापनी है, तो ऐसे केसेस में एक स्मॉलर यूनिट इन्वेंट किया गया जिसका नाम रखा गया सेंटीमीटर। एंड 1 सेंटीमीटर वॉज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब 10 मिलीमीटर क्या था? 10 मिलीमीटर उससे भी छोटा यूनिट था, बहुत ही छोटा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जब लेंथ मेजर करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? सबसे पहली बात जिसका हमें ध्यान रखना है, दैट इज यूजिंग अ सुटेबल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो भी टूल आप यूज कर रहे हैं वो सुटेबल होना चाहिए। अगर मैंने आपको कहा कि यहाँ से, मीन्स अपने घर से आप दिल्ली की तक का डिस्टेंस मेजर करो, या फिर यहाँ से अपने स्कूल तक का डिस्टेंस मेजर करो, तो उसके लिए अगर आप अपने स्कूल वाले स्केल का, ज्योमेट्री बॉक्स वाले स्केल का 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर वाले का यूज करेंगे, तो डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जो स्केल है वो प्रॉपर यूज करना चाहिए। जैसे कि अगर कपड़ा मेजर करते हैं, क्लोथ की लेंथ को मेजर करते हैं, तो उसके लिए स्पेशल मीटर स्केल आता है, टेलर के लिए एक स्केल होता है, और हर कोई अपना अपना वे में यूज करता है। ठीक है, एक लंबा स्केल आता है जो कि रोल्ड होता है। तो इस तरह से हमें सुटेबल इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है एंश्योर प्रॉपर कैलिब्रेशन। जो कैलिब्रेशन है वो इंस्ट्रूमेंट का होना चाहिए, मीन्स इंस्ट्रूमेंट शुड बी प्रॉपरली कैलिब्रेटेड। इसका मीनिंग क्या है? कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ना,
वो स्टैंडर्ड लेवल का होना चाहिए, ठीक है। कैलिब्रेटेड इन द सेंस जो स्टैंडर्ड लेवल की इंस्ट्रूमेंट है उससे उसके जैसा ही होना चाहिए, उससे कंपेयर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 kg है तो कुछ भी 1 kg, कई बार वो 1 kg हो सकता है 950 ग्राम हो। जब तक वो कैलिब्रेटेड नहीं है आपको पता कैसे चलेगा कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो स्टैंडर्ड लेवल का है या नहीं है। इसके बाद है मिनिमाइज पैरालेक्स एरर। पैरालेक्स एरर होता है शिफ्टिंग एरर। लाइक आपने यहाँ इस लाइन को मेजर करने के लिए अपना स्केल रखा, ठीक है। तो जो स्केल को आप देखते हैं, देखना चाहते हैं जिस पॉइंट को, ठीक है, तो मेजर करने के 3 वेज हो सकते हैं। आप इस तरफ से देख रहे हैं, आप इस तरफ से देख रहे हैं, या आप इस तरफ से देख रहे हैं। तो प्रॉपर वे क्या है, यहां से देखना। अलाइन द आई विद द स्केल एंड रीड द मेजरमेंट एट द आई लेवल। आई लेवल पे आपको अपने मेजरमेंट को रखना चाहिए, ठीक है। यहां से और यहां से देखेंगे तो शिफ्ट की वजह से आपकी जो रीडिंग है वो रॉन्ग हो सकती है। क्लियर। टेक मल्टीपल मेजरमेंट। एक या दो बार में कई बार मेजरमेंट प्रॉपर नहीं आती, इसीलिए प्रॉपर मेजरमेंट्स लेके हम क्या करते हैं, उनकी एवरेज लेते हैं। अकाउंट फॉर जीरो एरर। अब देखिए वही बात, यहाँ पे मान लेते हैं आपका स्केल टूटा हुआ है। जीरो एरर मीन्स कई बार क्या होता है कि स्केल की जीरो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होती, या इरेज होती है, या फिर स्केल जैसे स्टार्टिंग से हमारा टूटा होता है या किसी भी तरह से डिस्टर्ब होता है, उसका मेजरिंग प्रॉपर नहीं होता। तो हमें क्या करना चाहिए, पहली बात, बिल्कुल पॉइंट पे, बिल्कुल स्टार्टिंग पे अगर आपका स्केल सही है तो इस पॉइंट पे आपको क्या करना चाहिए, अपना स्केल रखना चाहिए बिल्कुल स्टार्टिंग में। और अगर बाय चांस उसकी जीरो किसी भी वे में टूटी हुई है या किसी भी वे में सही से नहीं है, तो आपको मेजर करने का कोई और प्रॉपर पॉइंट लेना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग मेजरमेंट करनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट यूनिट्स भी हमें यूज करने हैं, ठीक है। करेक्ट यूनिट्स लेने चाहिए। लाइक अगर हम बात करें कि रोड की लंबाई नापनी है और हम नाप रहे हैं सेंटीमीटर्स में, तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इस केस में रोड की जो लेंथ है, लंबाई है, कैसे नापी जानी चाहिए, मीन्स एक शहर से दूसरे शहर का डिस्टेंस कैसे, किलोमीटर्स में। कपड़े की लेंथ है तो मीटर्स में, ठीक। तो अगर आपको हो कपड़े की लेंथ कितनी है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। तो कपड़े की लेंथ कितनी है, 1 बाय में 1000 किलोमीटर्स। सो क्या ये सही तरीका होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रॉपर यूनिट्स लेनी है। क्लियर। आई होप ये आपको क्लियर है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है। और जरूरी नहीं कि क्वेश्चन हमेशा ऐसे डायरेक्ट उठा के आ जाए, आपको पैडागोजिकल वे में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं इसके बाद आगे। मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे पुराने टाइम में देखिए, कोई भी क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं तो उसमें टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो पुराने टाइम में टाइम मेजर करते थे, कैसे करते थे हम, शेडो का यूज करके। शेडो इन द सेंस हम शेडो की लंबाई देखते थे, सुबह और शाम को शेडो की लंबाई जो है वो लंबी होती है और दोपहर को छोटी होती जाती है, जिससे वो टाइम को मेजर कर लेते थे। और कुछ अदर वेज थे, जैसे कि वो तो दिन के टाइम हो गया, अब एक दिन से दूसरा दिन कैसे होगा, टाइम लैप्स बिटवीन द वन सनराइज एंड द नेक्स्ट। एक सुबह से लेकर दूसरी सुबह तक का जो टाइम है उसको क्या कहते हैं, अ डे। इसके बाद था मंथ, अ न्यू मून टू नेक्स्ट न्यू मून, ठीक है। और एक ईयर क्या था, टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ द सन। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्लॉक्स, ये जो यहाँ लिखा हुआ है क्लॉक्स, ये मैंने नेक्स्ट पेज पे डिस्क्राइब कर दिया। क्लॉक्स कैसी है, सन डायल एट जंतर मंतर, ये पुराने टाइम की क्लॉक है, दिल्ली, ठीक है, ये बहुत ही फेमस है। और इसके बाद है सैंड क्लॉक। पुराने टाइम में सैंड क्लॉक्स का यूज किया जाता था। सन डायल में हम सन की लाइट का यूज करते हैं, मीन्स सूरज जो है उसकी पोजिशनिंग से टाइम पता लगाते थे। नेक्स्ट इज वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक में भी हम पानी का यूज करते थे और सैंड क्लॉक में हम सैंड का यूज करते थे। ये ऐसे आपने डायग्राम मैं आपको बना के थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि सैंड क्लॉक कैसी होती है, ऐसी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सैंड होती है और कुछ फिक्स्ड इंटरवल में वो जो सैंड होती थी वो यहाँ गिर जाती थी, जिससे हमें पता लग जाता था कि इतना टाइम बीत चुका है, ठीक है। बट ये सारी की सारी क्लॉक्स जो थी क्या करती थी, मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। ये सारी की सारी क्लॉक्स पीरियोडिक मोशन का यूज करती थी। पीरियोडिक मीन्स एक ऐसा मोशन जो कि किसी फिक्स्ड पीरियड के बाद खुद को रिपीट करता है,
ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पीरियोडिक मोशन। और जनरली ये क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना और फिर वापस आना। ठीक है, और जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन है वो कैसा है, सिंपल पेंडुलम का मोशन। तो सिंपल पेंडुलम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। और डेफिनेटली मैं आपको दिखाऊंगी कि इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है, जो कि हम सोल्व भी करेंगे अभी। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन है वो भी सोल्व करेंगे, और सिंपल पेंडुलम को उससे पहले हम स्टडी करेंगे अच्छे से। चलिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। देखिए, जनरली सिंपल पेंडुलम में एक बॉल होती है, एक मेटेलिक बॉल या एक पत्थर। ठीक है, एक सेकेंड। और उसको क्या किया होता है, जैसे कि एक बॉल है, इसको मेटेलिक बॉल या एक पत्थर होता है फिक्स्ड वेट का, उसको हैंग किया होता है एक रिजिड सपोर्ट से, और इसको हम क्या बोल देते हैं, पाइवेट। ठीक है, और एक थ्रेड से, उस थ्रेड की एक पर्टिकुलर प्रॉपर लेंथ होती है, एल लेंथ हम यहाँ ले रहे हैं। क्लियर, ये जो बॉल होती है इसको हम बोलते हैं बोब, और जो लेंथ ऑफ थ्रेड होती है इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द पेंडुलम। क्लियर, और यहाँ पे कुछ और टर्म्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या है, ये सबसे पहले इसकी एक पोजीशन है जिसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन, जहां पे ये रेस्ट में होता है। इसके बाद जब हम इसको मूव करवाते हैं तो ये क्या करता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक अपने लेफ्ट राइट में मूव करता है। ठीक है, और जो हाईएस्ट पोजीशन वो एक्वायर करता है उसको हम बोल देते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक पोजीशन इस तरफ होती है और एक इसकी मेन पोजीशन के इस तरफ, मीन्स अपोजिट साइड पे। और ये जो सेंटर में पोजीशन है इसका नाम है मीन पोजीशन, और जो साइड पे पोजीशन है फाइनल जहां तक वो जाता है मैक्सिमम, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। अब पढ़ लेते हैं पेंडुलम को। सिंपल पेंडुलम क्या है, बेसिक मैकेनिकल सिस्टम है। क्लियर, कंसिस्टिंग ऑफ, इसके अंदर क्या होता है, एक बोब होता है। ठीक है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स्ड पॉइंट को हमने क्या कहा, पाइवट कहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है, इट सर्व्स एज अ फंडामेंटल मॉडल फॉर टाइम कीपिंग। आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज फंडामेंटल मॉडल फॉर टाइम कीपिंग, इट इज सिंपल पेंडुलम और पीरियोडिक मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम है स्मॉल मेटेलिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड। द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बोब ऑफ द पेंडुलम। अब इसके बाद जो टर्म्स हैं रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम, टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम। सबसे पहली जो टर्म है दैट इज लेंथ। लेंथ मैंने बता दिया, ये जो थ्रेड है इसकी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। इसका जनरल सिंबल क्या है, एल। इसके बाद है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन इसकी एक करेक्टरिस्टिक्स है, शोर के लिए माफी चाहूंगी पर शोर यहाँ बहुत रहता है। ठीक है, तो प्लीज अब कंटिन्यू कीजिए थोड़ा टाइम, फिर देखते हैं कोई शांत जगह। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, सिंपल पेंडुलम एग्जिबिट्स पीरियोडिक मोशन। सिंपल पेंडुलम जो मोशन शो करता है वो कैसा मोशन है, पीरियोडिक मोशन है, जो कि अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, जो मोशन है, मोशन में होता क्या है, इसका जो बोब है वो बैक एंड फोर्थ मूव करता है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, लाइक दिस। ये देखिए मैं जैसे अपने पेन को मूव कर रही हूँ और ये लाइन डार्क होती जा रही है, या फिर अगर मैं बोब की बात करूं तो यहाँ से ऐसे आर्क के अलोंग ये इस तरह से मूव करता रहेगा। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। मीन पोजीशन मैंने आपको बता दिया कि जो पेंडुलम रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम क्या कह देते हैं, मीन पोजीशन कह देते हैं। जब पेंडुलम डिस्प्लेस किया जाता है तो इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, मींस ताकि ये वापिस आ सके। ठीक है, एक फोर्स जो है इसको रिस्टोर करने की कोशिश करता है इसकी मीन पोजीशन को। जब भी हम एक पेंडुलम को इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है जो इसको वापस इसकी मीन पोजीशन में ले जाना चाहता है, ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, पीरियड। देखिए, यहां से मैंने पेंडुलम छोड़ा, ये गया
एक एक्सट्रीम पोजीशन तक, फिर वापिस आया। तो इस ड्यूरिंग इस पोजीशन पे जब वो वापिस आया, यहाँ मैं अलग अलग दिखा रही हूँ, बट स्टिल जिस पाथ के अलोंग जाएगा उसी पाथ के अलोंग आएगा। ठीक। तो ये जो पोजीशन से जाने में, जाकर वापिस आने में जो टाइम लगा, उसको हम बोल देते हैं पीरियड। ओके। और टाइम पीरियड। ठीक है। टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन फुल ओसिलेशन फ्रॉम वन एक्सट्रीम पॉइंट टू अदर एंड बैक। ओके, जाना भी है और वापिस भी आना है। ऐसा भी कह देते हैं कई बार कि मीन पोजीशन से यहाँ गया, इधर वापिस आया, फिर यहाँ गया और वापिस मीन पोजीशन पे आया, पूरी एक ओसिलेशन कंप्लीट करने के बाद। तो इस टाइम को भी हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। इसके बाद आ जाता है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम हाइट द बोब रीचेज ऑन द आइदर साइड ऑफ द ओसिलेशन। देखिए, यहाँ पे इसकी कुछ हाइट है और यहाँ पे भी किसी मैक्सिमम हाइट पे वो पहुंचा। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट है उसको हम क्या कह देते हैं? उसकी एम्पलीट्यूड। बेसिक टर्म्स मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब हम करेंगे एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सिंपल पेंडुलम। चलिए, लेट्स डू इट। पेंडुलम oscillates 30 times in a 3 seconds। ओके, पेंडुलम जो है 30 बार ओसिलेट करता है 3 सेकंड में। हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। और ये जो सारी की सारी स्टेटमेंट्स हैं, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सब में दो ही चीजें पूछी गई हैं, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, और इसमें भी टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी। तो इस क्वेश्चन के साथ हम एक नई टर्म सीखने वाले हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, या फिर पर सेकंड। ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं हम ऑसिलेशंस। यस। तो सबसे पहले टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या था? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ओसिलेशन। तो सबसे पहले देखिए, 30 ओसिलेशंस हुई हैं। 30 टाइम्स मीन्स कितनी ओसिलेशंस हुई हैं? 30 ओसिलेशंस इन 3 सेकेंड्स। ओके। तो एक ओसिलेशन में कितना टाइम लगा होगा? 3/30, दैट इज 1/10 इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड्स। तो यहां से हमें पता चल गया कि हमारा जो आंसर है वो क्या है? 0.1 सेकेंड, क्योंकि ऐसा कोई आंसर और किसी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है। इसके बाद पूछा हुआ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड या पर यूनिट टाइम। देखिए, 3 सेकेंड्स में कितनी ऑसिलेशंस हुई हैं? 30। तो एक सेकंड में कितनी हुई? 30/3 मीन्स कितनी? 10 ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 10 हर्ट्ज। जो एसआई यूनिट है फ्रीक्वेंसी का, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। और इसको लिखते कैसे हैं? ये लिखते ऐसे हैं शॉर्ट फॉर्म में, और वैसे इसकी स्पेलिंग ये है, हर्ट्ज। ठीक है। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है? 10 हर्ट्ज। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सेकंड। ये सीटेट का PYQ है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब आ जाता है मोशन। इससे पहले हमने जो पढ़ा वो था मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ टाइम सिलेबस का पार्ट है, तो वो हमने किया। अब इसके बाद आया मोशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मोशन क्या होता है। देखिए,
जब आप कहीं बैठे, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करते हैं, वहां से उठ के चले जाते हैं, ठीक है, कहीं और बैठ जाते हैं, तो जहां आपने पोज लिया वो आपकी क्या होती है, पोजीशन। आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक गए, ठीक है। जब आपने अपनी पोजीशन चेंज की विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, तो इसको बोलेंगे मोशन। मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion if it changes its position with respect to its surroundings। देखिए, an object is said to be in motion when it changes its position with respect to its surroundings and with respect to time। जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसको क्या कह देते हैं कि वो मोशन में है, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं हम मोशन के, जैसे कार मूव कर रही है, बस मूव कर रही है, ट्रेन मूव कर रही है, मूविंग क्रिकेट बॉल है, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है, प्लैनेट्स हैं, सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, मोशन में। तो ये कुछ एग्जांपल हुए मोशन के। आप भी कुछ एग्जांपल अपने आसपास से फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है मोशन के। अब इसके बाद आ जाता है रेस्ट। अब मोशन के अपोजिट बात करें, कॉन्ट्रेरी एक टर्म है जिसका नाम है रेस्ट। तो देखिए, जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, तो इसको हम बोल देते हैं मोशन। और जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, रेस्ट बोल देते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स या फिर माउंटेन्स जो कि अपनी पोजीशन पे स्टिल खड़े हैं, हम उनको क्या बोल देते हैं कि वो रेस्ट पे हैं। अब इसके बाद एक स्टेटमेंट आती है, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव का मीनिंग यहाँ पे है कंपैरेटिव, ये रिश्तेदार वाला नहीं है, इट इज कंपैरेटिव टर्म्स। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं आप किसी बस में बैठे हैं, ठीक है, एक बस है, आप उस बस में बैठे हैं, ठीक है, आप और आपका फ्रेंड बैठे हैं। तो जैसे ही ये बस चलना शुरू हुई और आपको जो छोड़ने आए थे बाहर, ठीक है, वो यहाँ बाहर खड़े हैं, तो जैसे ही वो बस चलना शुरू हुई, तो जो पर्सन बाहर खड़े हैं उनके लिए क्या हुआ, आप मोशन में आ गए, ठीक है। हम अगर उनसे पूछें कि आप रेस्ट में हैं या मोशन में, तो वो क्या कहेंगे कि आप मोशन में हैं। अब अगर इसके बाद बात करें कि आपके फ्रेंड के लिए आप या आपके लिए आपका फ्रेंड कैसे हैं, रेस्ट में, क्योंकि आप दोनों की पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही, तो अपने फ्रेंड के अकॉर्डिंग या अपने फ्रेंड के रिस्पेक्ट में या दूसरे पैसेंजर्स जो बस में बैठे हैं उनके रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो उनके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं, ठीक है। और बाहर के जितने भी लोग हैं और बाहर की जो भी चीजें हैं उनके रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो आप कैसे हैं, मोशन में है, ठीक है। आई होप ये आपके क्लियर है अच्छे से कि मोशन और रेस्ट क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। आप सेम टाइम पे रेस्ट में भी हो सकते हैं, मोशन में भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई आदमी या कोई भी पर्सन जब अर्थ पे खड़ा है स्टिल, ठीक है, तो वो अर्थ के कंपैरिजन में रेस्ट पे है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ घूम रही है वो पर्सन भी घूम रहा है। बट अगर हम सन के कंपैरिजन में देखें तो वो पर्सन कैसा है, मोशन में, ठीक है। सो मैन इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सन एंड मून। तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी पर्सन एक ही टाइम पे रेस्ट पे भी हो सकता है और मोशन पे भी हो सकता है। इसीलिए मोशन और रेस्ट कैसी टर्म है, रिलेटिव। रिलेटिव इन द सेंस देखने वाले पे डिपेंड करता है कि आप मोशन में है या रेस्ट में है, देखने वाले की पोजीशन पे एक्चुअली। अब इसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ मोशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ऐसे बहुत सारे टाइप है मोशन के। सबसे पहले है ट्रांसलेशनल मोशन। दिस टाइप ऑफ मोशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए, रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट का मूवमेंट नहीं होता, ट्रांसलेशनल मोशन में होता है। फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट पॉइंट टू अनदर इन अ स्ट्रेट लाइन और इन अ कर्व लाइन, किसी भी लाइन में जा रहा है मोशन, ठीक है, बट वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, उसका मूवमेंट हो रहा है, तो इस केस में जो आपका मोशन होगा वो कैसा होगा, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। मोशन ऑफ अ कार एग्जांपल है इसका, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ रोड और अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड। इसके बाद आ जाता है रोटेशनल मोशन।
रोटेशनल मोशन मीन्स स्पिनिंग। फॉर एग्जाम्पल एक फैन है, ठीक है, ये एक फैन है, ये घूम रहा है अपनी ही पोजीशन पे। आप अपने कमरे में देख लीजिए अभी चलता हुआ फैन, तो क्या होगा, क्या घूमने के बाद इसकी पोजीशन चेंज होगी? नहीं होगी। तो बट ये घूम कैसा रहा है, सर्कुलर, बट स्टिल अराउंड एन एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अर्थ का रोटेशन, ये आपकी अर्थ है, यहाँ पे उसका एक्सिस है, और ये उस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, ठीक है। तो ये मोशन कैसा हुआ, रोटेशनल मोशन। इसमें स्पिनिंग होता है, रोटेटिंग मूवमेंट होता है, बट पोजीशन चेंज जनरली नहीं होती, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं, रोटेशन ऑफ अ व्हील, स्पिनिंग ऑफ अ टॉप, अर्थ का रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। इसके बाद है ओसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का क्या मीनिंग है, रिपीटेटिव बैक एंड फोर्थ या फिर टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ सेंट्रल और इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मीन पोजीशन। एग्जांपल है मोशन ऑफ अ पेंडुलम, स्विंगिंग चाइल्ड, और वाइब्रेशन ऑफ अ गिटार स्ट्रिंग। नेक्स्ट है वाइब्रेशनल मोशन, इसमें वाइब्रेशंस होती हैं। ये भी क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ओसिलेटरी मोशन है, ठीक है, जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है रेपिडली अबाउट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर हम बात करें ट्यूनिंग फोक, एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, ठीक है। तो वाइब्रेशंस ऑफ अ ट्यूनिंग फोक और द ऑसिलेशंस ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉलिड, बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से, जिससे उसको इजीली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। देखिए आप क्या करते हैं, एक पत्थर लेते हैं, उसको एक धागे से बांधते हैं, और फिर हम उसको घुमाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो मोशन है ये कैसा है, सर्कुलर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सर्कुलर मोशन। चलिए, इसके बाद क्या है, पीरियोडिक मोशन, अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ ओवर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए ये भी जनरली क्या होता है, बैक एंड फोर्थ मोशन भी इसमें आते हैं बहुत सारे, बट स्टिल इसकी खास बात क्या है कि ये जो मोशन है अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ये सर्कुलर भी हो सकता है और लाइक बैक एंड फोर्थ भी हो सकता है। मोशन ऑफ अ स्विंगिंग पेंडुलम अगर पूछा जाए तो जनरली कैसा मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन। रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रोटेशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन, रोटेशन ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स अराउंड द प्लैनेट्स जैसे कि मून, ये सब मोशन कैसे हैं, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। इसके बाद आ जाता है लीनियर मोशन। जब भी मोशन किसी लाइन के अलोंग, चाहे वो लाइन स्ट्रेट हो चाहे वो लाइन कर्व्ड हो, तो इस मोशन को हम क्या कह देते हैं, लीनियर मोशन, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। डिफरेंस बिटवीन रिवोल्यूशन एंड रोटेशन। तो जो रोटेशन है, रोटेशन रेफर्स टू अ सर्कुलर मोशन अराउंड एन एक्सिस, जैसे कि अर्थ का मोशन इसके एक्सिस के अबाउट, स्पिनिंग मोशन इस तरह से, ठीक है। और जो रिवोल्यूशन होता है इसमें ट्रांसलेशन भी होती है, सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मोशन, सर्कुलर मोशन अराउंड एन एक्सिस लोकेटेड आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। अब इसका मोशन भी क्या है, अबाउट एन एक्सिस होता है, बट ये जो मोशन होता है जो पॉइंट है मीन्स जो एक्सिस है वो ऑब्जेक्ट के बाहर होता है, ठीक है। और अगर रोटेशन की बात करें तो रोटेशन में जो एक्सिस होता है वो ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक्सिस है वो कहाँ लोकेटेड होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर, तब तो होती है रोटेशन। अगर वो एक्सिस ऑब्जेक्ट के बाहर लोकेटेड है तब वो होती है रिवोल्यूशन। चलिए चलते हैं आगे। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है तो हम उसको क्या कह देते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसी की फॉर्म में हम जनरली डिस्टेंसेस और डिस्प्लेसमेंट्स को मेजर करते हैं। देखिए ये मोशन आपको स्ट्रेट लाइन दिखाया हुआ है, यहाँ पे 0 है, कुछ कन्वेंशन भी बताई हुई है हमने। डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजन, जहां से हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बिगिनिंग, उसको हम लेते हैं 0 या फिर ओरिजन। इसके बाद अगर राइट में जाएं तो पॉजिटिव और लेफ्ट में जाएं तो नेगेटिव।
डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ covered by the body irrespective of the direction in which it travels. In vehicles, odometer is used to measure the distance. देखिए, मान लेते हैं आपका घर है यहाँ पे, ठीक है, और ये आपके फ्रेंड का घर है, बट आप थोड़े से शरारती हैं, तो आप कुछ इस तरह से घूमते हुए अपने दोस्त के घर जाते हैं, ठीक। तो अगर पूछा जाए कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो ये जो जितना भी पाथ आपने कवर किया ना, ये जितना भी पाथ आपने कवर किया, हम क्या करेंगे, एक रोप लेंगे, पॉइंट टू पॉइंट उसको मेजर करेंगे, और उसकी लेंथ को हम क्या बोल देंगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। और इसमें हम डायरेक्शन को नोट नहीं करते, हम सिर्फ पाथ की लेंथ को देखते हैं कि पाथ जो है लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किसका करते हैं हम? ओडोमीटर का, जो एक डिवाइस लगा होता है इस तरह से कुछ, जनरली आजकल डिजिटल भी आने लगे हैं। तो डिस्टेंस किससे मेजर करते हैं? ओडोमीटर से। नेक्स्ट आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, वो मैं यही एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारा घर, ये हमारे फ्रेंड का घर। अब अगर किसी ने मुझसे पूछा कि तुमने कितना ट्रेवल किया, या किस मेरे पापा के लिए मैंने कितना ट्रेवल किया, वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। मीन्स आपकी जो इनिशियल पोजीशन है, आपकी जो फाइनल पोजीशन है, उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी, ठीक, उसको हम क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट। और ये कैसा होगा? शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है दैट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन पोजीशन और लोकेशन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इट इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया। फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। ए से बी पॉइंट तक जब हम जा रहे हैं, अगर हम इस तरह से गए, ठीक है, कोई भी रास्ता था, तो ये जो आपने पाथ ट्रेवल किया, इसकी जो लेंथ है, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जब का स्ट्रेट लाइन पाथ है, उसको हम क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसलिए ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, वो मैग्नीट्यूड को भी और डायरेक्शन को भी, दोनों को कंसीडर करती हैं। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी, और नेगेटिव भी। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी ये नहीं बताता कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली कैसे मूव करके आया। देखिए, आप यहाँ अपने घर से अपने फ्रेंड के घर गए, ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इससे हमें कभी भी ये नहीं पता चलेगा कि आपने आते हुए कौन सा रास्ता ट्रेवल किया। आपके पाथ की जो डिटेल्स है उनको डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा। चलिए, और डिस्प्लेसमेंट जनरली कैसा पाथ होता है? एक यूनिक पाथ होता है विच कैन टेक द पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट एक यूनिक पाथ है, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन है वो कैसा पाथ होती है? किसी भी पोजीशन की ए से बी तक जाने में यूनिक पाथ। इसके बाद है डिफरेंस, क्या क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन है चेंज इन पोजीशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। और ये क्या है? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, और डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। पाथ कंसीडरेशन की बात करें तो ये पाथ को कंसीडर नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट पाथ को कंसीडर नहीं करता। उसकी एक इनिशियल और फाइनल पोजीशन होती है। द एंटायर पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड इन डिस्टेंस। इसके बाद है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है, डिपेंड करता है डायरेक्शन कैसी है। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव या फिर जीरो होता है, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। यूनिट क्या है?
SI unit of distance is meters and SI unit of displacement is also meters. मीन्स डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर, एंड डिस्टेंस का SI यूनिट क्या है, मीटर. यूनिट दोनों का सेम रहता है. अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले. अब इसके बाद आ जाती है स्पीड. स्पीड भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में. स्पीड इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी, कि आप जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं किस रेट पे कर रहे हैं, कितनी स्पीड से कर रहे हैं. मेजरमेंट भी कह सकते हैं इसको, हाउ फास्ट और हाउ स्लो. कोई स्पीड धीरे चल रही है या तेज चल रही है, ये हमें कैसे पता चलता है, उसकी स्पीड से. ठीक है, तो स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, की वो पर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम भी हम इसको राइट कर सकते हैं. इसके बाद आ जाता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. ये क्या है, इसका फॉर्मूला है. स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पर नेगेटिव नहीं हो सकती है. स्पीड इन अ व्हीकल इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर. किसी भी व्हीकल की स्पीड हम कैसे मेजर करते हैं, स्पीडोमीटर से. इसका SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड. लार्जर यूनिट है किलोमीटर पर आवर. ठीक है, या फिर किलोमीटर पर सेकंड भी कई बार हम ले लेते हैं जब कोई ज्यादा तेज हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन केसेस में. बट SI यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीटर्स पर सेकंड. और किलोमीटर पर आवर जनरली मेजरमेंट के लिए व्हीकल की स्पीड वगैरह के लिए नोट किया जाता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. ये बहुत ही रेयर यूज किया जाता है. चलिए, अब इसके बाद है एक PYQ, एक क्वेश्चन. उससे पहले आपको एक टॉपिक आना चाहिए, दैट इज स्पीड कन्वर्जन. मींस अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी गई है तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे. अगर मीटर पर सेकंड में दी गई है तो किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो देखिए, मान लेते हैं आपको स्पीड दी गई है 36 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, जैसा कि आपके क्वेश्चन में भी दी गई है 50 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो और टाइम कैसा दिया गया है यहाँ पे, मिनट्स में, यहाँ पे भी मिनट्स में. और जनरली टाइम वहां पे कैसा दिया होता है, सेकेंड्स में. हम ये क्वेश्चन भी करेंगे, इसमें हम मिनट का कंसेप्ट करेंगे, उससे पहले मैं आपको सेकंड का कंसेप्ट दिखा सकती हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले है अगर टाइम सेकंड्स में दिया है और स्पीड कैसे दिया, किलोमीटर पर आवर में, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हमारी जो स्पीड है उसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. देखिए, किलोमीटर है, आर है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स. तो 36 किलोमीटर इज इक्वल टू 36,000 मीटर्स. और 1 आवर कितने सेकेंड्स के इक्वल होता है, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स. ठीक है, तो डिवाइड करेंगे 3600 से सेकेंड्स, तो 20 से 20 कैंसल, यहां से हमारे पास क्या आया, 10 मीटर पर सेकेंड. तो यहां से हमें क्या पता चला कि जब भी स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय में 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे. बट स्टिल इसके सिवाय भी एक और मेथड है, बहुत, जो कि शॉर्ट ट्रिक है. देखिए, मैं इसको कट करती हूँ, तो हमें क्या पता चला कि अगर हम स्पीड को किलोमीटर पर आवर वाली को 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी जो स्पीड है वो किस में चेंज हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में. जैसे कि यहाँ देखिए, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो 2 5 जा 10, 10 मीटर पर सेकंड. फिर से वही आंसर. ठीक, सेम वे में अगर मैं बात करूं 72 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मुझे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो मैं क्या करूंगी, 5/18 से मल्टीप्लाई. 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, तो क्या आया, 4 5 जा 20, 20 मीटर्स पर सेकंड. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. इसको नोट कर लीजिए, एक बार मैं इरेज कर रही हूँ. चलिए, अब हम करेंगे न्यूमेरिकल. उससे पहले पर मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता दूं, जो मैंने अभी आपको कहा था कि बताऊंगी, कि अगर आपको स्पीड
मीटर पर सेकंड में दी गई है, मीटर पर सेकंड में दी गई है, और आपको इसको किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय में 18 बाय में 5, 18 बाय में 5 से हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकंड वाली स्पीड को। तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए अब सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल। तो आप स्टेटमेंट रीड कर लीजिए एक बार न्यूमेरिकल की। चलिए, a bus travels at a speed of 50 किलोमीटर पर आवर for 12 मिनट्स। एक बस है जिसकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है, 12 मिनट्स। ठीक है, और फिर उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और कितना टाइम लगा, 18 मिनट्स। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक 50 किलोमीटर पर आवर से उसने ट्रेवल किया 12 मिनट्स के लिए, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया 18 मिनट्स के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो हम करेंगे क्या, इन दोनों केसेस में अलग अलग जो डिस्टेंस होगा वो हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर दोनों डिस्टेंसेस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब जो हमारा डिस्टेंस है वो कैसे दिया गया है, ऑप्शंस में देखें तो किलोमीटर में, बट यहाँ पे तो कोई यूनिफॉर्मिटी ही नहीं है, लाइक किलोमीटर पर आवर मिनट्स, किलोमीटर पर आवर मिनट्स। तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ले, इसको क्या करेंगे, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए 50 मल्टीप्लाई बाय में 5 बाय में 18, यहां से हमारे पास क्या आया, 25, और ये 9। तो मैं इसको सिंपली भी कर सकती हूँ, 125 बाय में 9 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली 40 इंटू 5 बाय में 18, ये मैं क्या कर रही हूँ, इसको 2 की टेबल पे कट कर रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये क्या आया, 100 बाय में 9 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमारे पास दोनों स्पीड्स आ गई, और अब टाइम कैसा है हमारा, 12 मिनट्स। तो सेकेंड कितने हुए, 12 मल्टीप्लाई बाय में 60, कितने सेकेंड्स हुए, 720 सेकेंड्स। अब यहाँ पे हमारे सेकेंड कितने हुए, 18 मल्टीप्लाई 60, तो कितना आया, 1080 सेकेंड्स। यहाँ पे भी इस तरह से सेकेंड्स। तो ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल टाइम, और ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल स्पीड। तो हम क्या करेंगे, दोनों केसेस का डिस्टेंस अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे कि डिस्टेंस वन, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो 125 बाय में 9 इंटू टाइम कितना है, 720, प्लस अगली स्पीड क्या है, 100 बाय में 9 इंटू 1080। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, और उस मीटर्स वाले डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर्स में। मैं यहाँ सोल्व भी कर देती हूँ, 9 वन जा 9, 9 8 जा 72, तो यहाँ 80 आया। तो ये भी 9 की टेबल पे कट हो रहा है हमारा, 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, और 0। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, वो आप देख लेना, और प्लीज ऐड करके आप अपना डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसको 1000 से डिवाइड करके, ये जो डिस्टेंस आएगा ये किलोमीटर में आएगा, फिर उसको 1000 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं।
आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। इसके बाद हम अगले टॉपिक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर काफी लंबा ना हो जाए, मैं नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग में आपसे पूछूंगी कि आपका आंसर क्या आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।